हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में मैं सबसे पहले आपको ले चलूंगी ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में, फिर होंगी आपकी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में चलेंगे स्टाइल बाजार में जहां हम एनहांस करेंगे आपकी स्टाइल स्टेटमेंट को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। अगर आप सुंदर दमकता चेहरा पाना चाहती हैं तो जरूरत है चेहरा साफ रखने की और फेस पर होने वाली छोटी छोटी समस्याओं से बचने की। जल्दी जल्दी बच्चे होने से माओं को पूरा कैल्शियम की कमी हो जाती है, उससे उनके जोड़ों में, उनकी बोन्स में, हर चीज में परेशानी होती है। डिफरेंट लुक्स के साथ रिंग्स के कॉम्बिनेशन के बारे में आज के इस सेगमेंट में हम लाए हैं कुछ खास जानकारियाँ। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं ब्यूटी मेकओवर की तरफ, जहां हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट बताएंगे आपको कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने लुक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगी। और इस ब्यूटी मेकओवर सेशन के दौरान आप सीखेंगी कि कैसे आप अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस कर सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के इस स्पेशल सेगमेंट में। रोजमर्रा की लाइफ में आपके फेस पर दिन भर की धूल मिट्टी की वजह से ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स होने लगती है। अगर आप सुंदर दमकता चेहरा पाना चाहती हैं तो जरूरत है चेहरा साफ रखने की और फेस पर होने वाली छोटी छोटी समस्याओं से बचने की। अगर आपको भी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो आज का सेगमेंट आपके लिए खास है। आप अपने फेस की ब्लैक हेड्स प्रॉब्लम्स को होममेड तरीकों से दूर कर सकती हैं। साथ ही आप होममेड स्क्रब बना सकती हैं। आइए चेहरे के ब्लैक हेड हटाने के नुस्खे जानते हैं। चेहरे पर कोई भी स्क्रब लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से पानी से धोएं, जिससे स्किन सॉफ्ट हो जाए। इससे आपकी फेस की स्किन ड्राई होकर ढीली नहीं पड़ेगी और आपके फेस पर ब्लैक हेड्स कम हो जाएंगे। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स से छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय है सेंधा नमक और शहद। सेंधा नमक और शहद का पेस्ट बनाकर उसे अच्छी तरह से अपनी नाक और आसपास के हिस्से पर लगाएं। 4 से 5 मिनट तक इस पेस्ट से स्क्रब करें और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इससे आपकी ब्लैक हेड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर इस टिप्स को अप्लाई करने से आपकी स्किन ड्राई होती है तो आप कोई मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। बेकिंग सोडा एक तरह के नेचुरल एलिमेंट में से एक है जो ब्लैक हेड और मृत कोशिकाओं को हटाने में कारगर है। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं और उससे अपने चेहरे को 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करें। इसको 1 मिनट तक सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। कभी भी बेकिंग सोडा को 1 मिनट से ज्यादा फेस पर न रहने दें। चेहरे पर ओटमील और सेंधा नमक को शहद में मिलाएं और फिर इसे फेस पर अप्लाई करें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इस मिश्रण में जरा सा ऑलिव ऑयल मिला लें। नींबू न केवल चेहरे को साफ करता है बल्कि ये एक प्रकार का नेचुरल ब्लीच भी है। नींबू के कटे हुए टुकड़े पर थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़ककर चेहरे की 3 से 4 मिनट तक स्क्रबिंग करें। जब स्क्रबिंग हो जाए तब 4 से 5 मिनट तक अपने चेहरे को ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लें। अब आप देखेंगी आपकी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। साथ ही आपका फेस साफ होकर चमक उठेगा। आप ऑरेंज पील का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसे आप सूखे हुए संतरे के छिलकों को मिक्सी में ग्राइंड करके बना सकती हैं। ये आपके फेस को काफी फ्रेशनेस देता है। इसका पेस्ट बनाने के लिए ग्राइंड किए हुए छिलके के पाउडर में थोड़ा दूध मिलाइए और तैयार पेस्ट से चेहरे की स्क्रबिंग करिए। इस स्क्रब को चेहरे पर 5 से 10 मिनट तक रहने दें। उसके बाद हल्के गर्म पानी से चेहरा साफ कर लें। आपकी स्किन की पिंपल्स प्रॉब्लम्स और ड्राई स्किन प्रॉब्लम और ब्लैक हेड्स प्रॉब्लम्स का ये एक ही सॉल्यूशन है। तो आप अपने ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम को दूर करके पाएं खिली खिली सी स्किन और स्किन प्रॉब्लम से पाएं फ्रीडम। इस ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट के बाद अब हम बढ़ेंगे हमारे हेल्थ टॉक की तरफ, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, सजेशंस और फीडबैक्स भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। जल्दी जल्दी बच्चे होने से माओं को पूरा कैल्शियम की कमी हो जाती है, उससे उनके जोड़ों में, उनकी बोन्स में, हर चीज़ में परेशानी होती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम बढ़ते हैं हमारी हेल्थ टॉक की तरफ, जहां हम बात करते हैं कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में। आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में, जिस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रावती, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। डॉक्टर, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग की। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले कर रहा है, लोग बहुत ज़्यादा फैमिली प्लान कर रहे हैं, सब सोच समझ के कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फैमिली प्लानिंग का महत्व क्या है? देखो, जो फैमिली प्लानिंग जिसको कहते हैं परिवार नियोजन, हमारी कॉमन जनता उसको परिवार नियोजन कहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताना मैं चाहूँगी कि परिवार नियोजन एक परिवार को सुखी करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। इससे ये नहीं है कि देश में क्या फ़ायदा होगा, औरों को क्या फ़ायदा होगा। हमारी महिलाएं ये जानती हैं कि कितनी ही महिलाओं का प्रसव के टाइम में डेथ हो जाती है, कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। असमय से बच्चों होने से बच्चों को भी नुकसान होता है, बच्चों की कम उम्र में डेथ हो जाती है या पैदा होते ही उनको नुकसान हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हमारी महिलाएं सोचें कि हमको अपने परिवार को सीमित रखना है, वक्त से बच्चा हो, उनके बीच में टाइम हो, तो उन्हें अपने परिवार को नियोजित करना होगा। और इसी चीज़ को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। खाली मृत्यु दर और इन चीज़ों को सोचने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। जल्दी बच्चे होने से कई तरह की माँओं को बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका ब्लड बने ही नहीं पाता और एनीमिया की, क्रॉनिक एनीमिया की वो मरीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से न वो अपने बच्चे की देखभाल कर पाती हैं, न अपनी देखभाल कर पाती हैं, न अपने परिवार की। उस क्रॉनिक एनीमिया से कई तरह की उनको और परेशानी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि जल्दी जल्दी बच्चे होने से माँओं को पूरा कैल्शियम की कमी हो जाती है, उससे उनके जोड़ों में, उनकी बोन्स में, हर चीज़ में परेशानी होती है। तीसरी चीज़ हमारी महिलाओं को जानना चाहिए कि जल्दी बच्चे होने से या ज़्यादा बच्चे होने से और बच्चों के बीच में अगर डिफरेंस नहीं है तो बच्चों को भी नरिशमेंट, जो बच्चा पैदा है घर पे है उसकी देखभाल नहीं हो पाती, और जो बच्चा गर्भ में है उसको भी प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाती, उसको सब नरिशमेंट नहीं मिल पाता, तो वो बच्चा भी कमज़ोर पैदा होगा, जो कि आगे जाके एक स्वस्थ बच्चा नहीं रह सकता। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सोचती हूँ हर परिवार में हर महिला को परिवार नियोजन की तरफ ध्यान देना चाहिए और वक्त से बच्चों के बीच में अंतराल करें और परिवार पूरा होने पर परिवार को सीमित करें। डॉक्टर, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2 बच्चों में एक प्रॉपर ब्रेक रखने के लिए और अपनी फैमिली को लिमिटेड रखने के लिए क्या क्या गर्भ निरोधक उपाय उपलब्ध हैं? देखिए, हम लोग परिवार में 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप या डिफरेंस या अंतराल मांगते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि परिवार को समझना चाहिए कि 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा परिवार बड़ा होना सही नहीं है उनके लिए। इसके लिए कई तरह की मॉडर्न सुविधाएं अब हैं हमारे पास। हम अपनी महिलाओं को बताएं कि गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं जिनको वो टाइम से ले सकती है। हर महीने उन्हें हर दिन लेना पड़ता है, फिक्स टाइम होते हैं, महीने में किस दिन खाया फिर गैप दिया। इससे वो अपने बच्चों के बीच में अंतराल कर सकती हैं और बच्चे फैमिली को सीमित भी कर सकती हैं। दूसरा तरीका और अवेलेबल है जो कि इंट्रायूटाइन डिवाइस है, यूट्रस के अंदर रखने वाला तरीका है। इसमें कॉपर टी और मल्टीलोड आते हैं जो 5 साल और 10 साल तक के लिए भी अब होने लगे। 10 साल का मतलब कि वो परिवार को अपने सीमित भी कर सकती हैं, अगर नहीं चाहती हैं बच्चा 10 साल तक नहीं होगा।
पर यह भी गलत धारणा है कि 5 साल तक रखे रहना भी ज़रूरी है। वो चाहें अगर बच्चा उन्हें 3 साल बाद चाहिए तो उसको निकलवा सकती हैं और इस तरह से ये अस्थायी रूप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरा तरीका यह है कि 3 माही इंजेक्शंस आते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद हार्मोनल इंजेक्शंस हैं जो महिलाओं को 3-3 महीने पर लेने होते हैं और ये इंजेक्शंस वो 3 महीने पे ले सकती हैं। अब इन तरीक़ों में उन्हें डॉक्टरी सलाह तो लेनी ही पड़ती है, उससे हम लोग एज ए डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं। वो भी सोचती हैं कि कौन सा तरीका उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, कौन सा उन्हें सूट करेगा। कई चीज़ों में जैसे गोलियां नहीं हम दे सकते उनको, तो उन्हें हम दूसरा तरीका बता देते हैं। पर गोलियां भी बहुत अच्छा तरीका है परिवार को सीमित रखने का। कॉपर टी और मल्टी लोड भी बहुत अच्छे तरीके हैं, एक बार लग गया दोबारा कोई तरह की फिक्र नहीं है। और ये तरह की भ्रम भी गलत है कि कॉपर टी कहीं भी चढ़ जाता, ऊपर चला जाता, नीचे चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी की छोटी मामूली तकलीफ़ें होती है जिसका कि तरीका है ट्रीट करने का, और बहुत कम प्रतिशत महिलाओं को नहीं सूट करता, उन्हें ज़्यादा माहवारी होती है या हैवी माहवारी होती है, तो हम उनको निकाल के दूसरा तरीका भी बता देते हैं। उसका निकालना मल्टी लोड या कॉपर टी का बहुत आसान है, उसको कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं होता। ये 3 महीने के जो इंजेक्शंस हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका है। ये बच्चा होने के 1.5 महीने के बाद से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते हैं 3-3 महीने पे, और ये ज़्यादातर कंडीशंस में दिए जा सकते हैं। बहुत ही ऐसी कम कंडीशंस होती हैं जहाँ की ये नहीं दिए जा सकते, उसमें हम एज ए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि कोई और तरीका उन्हें बता देते हैं। वरना ये सिर्फ इनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी से इंजेक्शन से महीनावारी बंद हो जाती है या कम आती है या देर देर से आती है, तो ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते। एक तरह से आप देखें तो ये फ़ायदेमंद ही होते हैं, क्योंकि अगर कम महीना आएगा, कम दिनों पे आएगा या नहीं आएगा, तो महिला का अपना ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, वो अनीमिया से बची रहेगी, उसका न्यूट्रिशनल लॉस नहीं होगा, उसकी हेल्थ सुधर जाएगी। और जब उन्हें गर्भ चाहिए, अस्थायी तरीका है, तो उसको बंद कर दें, 8-9 महीने पहले बंद कर दें, उसके बाद उन्हें प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि महीना बंद हो गया तो उन्हें कभी प्रेगनेंसी नहीं होगी। और तीसरा तरीका एक तरह का नॉन फैमिली प्लानिंग एडवांटेज भी इसका है फ़ायदा, कि इससे बच्चेदानी के कैंसर, ओवरी के कैंसर में कमी होती है, उससे बचाव होता है। तो उस तरह का फ़ायदा भी इन महिलाओं को उससे उपलब्ध है। ये इंजेक्शन आराम से 3-3 महीने पर कहीं भी लगवा सकती हैं, किसी जगह भी लगवा सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये है कि कोई फिक्स डेट नहीं है, आप 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी ले सकते हैं और 1 हफ्ता 10 दिन बाद भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से दौड़ना पड़े कि नहीं आज मेरी तारीख है, आज मुझे लेना है। तो इस तरह के फ़ायदे हैं, और मैं सोचती हूँ कि मेरी सारी महिलाएं इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और इतना सुलभ और सही तरीका जो उनके परिवार को कंट्रोल करने के लिए है, जो कि उनको बच्चों के बीच में अंतराल भी दे सकता है, जब चाहे वो बचाव कर सकती हैं, और चाहे तो परिवार को सीमित भी कर सकती हैं ज़्यादा दिनों तक इंजेक्शन लेके। तो मैं सोचती हूँ उसका वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर, आजकल जो एक चीज़ बहुत कॉमनली सुनने में आ रही है, जो कि DMPA-TG इंजेक्शन के बारे में है, वो क्या है और इसे कहाँ लगवाया जा सकता है? अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, DMPA वही 3 महीने वाले इंजेक्शंस हैं जो कि डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद से कभी भी दिए जा सकते हैं। जब भी महिला आए उसको एग्जामिन करने के बाद उसको दिए जा सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इससे बच्चे के फीट पे कोई असर नहीं पड़ता, लैक्टेशन पे। तो महिला बच्चे को दूध पिला रही है उस समय भी उसको दिया जा सकता है, और इससे कोई लैक्टेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। महीनावारी इससे रुक जाती है तो वो भी उसके फ़ायदेमंद के, जैसे मैंने बताया कि एनीमिया वजह से बचाव होता है उनका सब चीज़ों से। और तीसरा मैंने बताया कि एक्स्ट्रा फैमिली प्लानिंग लाभ भी हैं, जैसे कि ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर से भी इनका फ़ायदा होता है, तो उसमें भी लगा सकते हैं। और जैसा ये है कि महिलाओं को परिवार नियोजन की
कोई न कोई विधि अपनानी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी बच्चे करेंगे तो जो बच्चा पहले घर में है न उसकी देखभाल हो पाती है, न उसको पूरा हम लोग जैसा बताते हैं कि उनको ब्रेस्ट फीड पे ही रहना चाहिए। अगर दूसरा बच्चा पेट में आ गया तो पहले बच्चे को 2 साल 3 साल तक दूध पीने की उसको फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, तो नेचुरली उसका वो न्यूट्रिशन, वो लगाव, वो देखभाल नहीं हो पाएगी जो उसको मिलनी चाहिए। तो इन सब को देखते हुए और महिला के स्वास्थ्य को और बच्चे के होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से कई सुविधाएं मॉडर्न अवेलेबल हैं, उनको महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो मैंने अभी बताया कि DMPA अब हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल है, इसमें रोज़ की परेशानी भी नहीं है, 3 महीने पे लगता है, आराम से वो लोग लगवा सकती हैं और उसके फ़ायदा ले सकती हैं। डॉक्टर, इसके बाद जो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हर महिला का एक सवाल होता है कि जब वो अपने बच्चे को फीड करा रही होती हैं तो उनके सेहत पे क्या असर पड़ता है, और नेक्स्ट टाइम जब वो कंसीव करना चाहें तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? देखो, ऐसा है कि उसके बारे में, लैक्टेशनल के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये भी एक तरीका परिवार नियोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं कि फुल टाइम ऑन डिमांड बच्चा फीड ले रहा हो, ऊपर से एक भी चीज़ उसको न दी जाए, कोई और पानी से लेके शहद से लेके कोई चीज़ बच्चे को नहीं दी जाए, और 6 मंथ्स तक एकदम इस तरह का यूज़ करें वो, तो जाके लगता है कि या 1.5 साल 2 साल जब फुल ब्रेस्ट फीड पे वो रखे हैं, बच्चे को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं जाके ये सेफ्टी एक तरह की हो सकती है। पर ऐसा पॉसिबल होता नहीं। माँ ने बच्चे को सुलाया, कोई आएगा प्यार से दूध पिला देगा, कोई शहद चटा देगा, कोई कुछ भी कर देगा, बच्चा रोया लाओ थोड़ा सा कुछ चटा दे उसको, तो इन सब चीज़ों से ये मेथड कभी भी फेल हो सकता है। तो मेरी सजेशन महिलाओं से यही है कि इस भ्रम में न रहें। बच्चे को ज़रूर हम लोग एडवाइस करते हैं कि ब्रेस्ट फीड पर रखें, अपना दूध ही दें, पर इस डर से बचने के लिए कि अचानक से उन्हें पता ही नहीं लगेगा, वो सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी भी हो गई, और वो सोचेंगे कि हमारा महीना नहीं आ रहा क्योंकि हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ना दिमाग में रखे हुए अपने आप को अगर वो कवर कर ले किसी मेथड से, तो उनके लिए भी सेफ है, और वो हर तरह से उनके लिए सेफ्टी होगा कि अनचाहा गर्भ वो नहीं धारण करेंगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनके लिए, क्योंकि जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता हम लोग ओरल पिल्स 6 महीने तक नहीं एडवाइस करते हैं, वो ले नहीं सकती हैं। तो उस समय के लिए ये DMPA बहुत अच्छा है, वो ले सकती हैं, या वो मल्टीलोड या कॉपर टी लगवा सकती हैं 6 हफ्ते में, और अब तो डिलीवरी के तुरंत बाद भी मल्टीलोड या कॉपर टी लगा दिया जाता है। तो जिस भी सुविधा को फ़ायदा उठाएं वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह, जिसे फॉलो करके आप अपनी फैमिली प्लानिंग को एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारी फेसबुक आईडी के जरिए। आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और इस कॉन्वर्सेशन के बारे में अपनी फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून। डिफरेंट लुक्स के साथ रिंग्स के कॉम्बिनेशन के बारे में आज के इस सेगमेंट में हम लाए हैं कुछ खास जानकारियाँ। इन स्टाइल्स को अपनाकर आप अपना लुक और स्टाइल दोनों चेंज कर सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस हेल्थ टॉक के बाद चलिए बढ़ते हैं स्टाइल बाजार की तरफ, जहां हम आपसे शेयर करेंगे आपकी स्टाइल एनहांस करने के कुछ टिप्स। तो आइए जानते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के स्टाइल सेगमेंट में। उंगलियों पर एक अदद स्टेटमेंट रिंग आपके पार्टी लुक में आकर्षण का केंद्र बन सकती है। वहीं अगर आप फंकी लुक फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो मल्टीपल रिंग पहनना एक अच्छा आइडिया है। डिफरेंट लुक्स के साथ रिंग्स के कॉम्बिनेशन के बारे में आज के इस सेगमेंट में हम लाए हैं कुछ खास जानकारियाँ। इन स्टाइल्स को अपनाकर आप अपना लुक और स्टाइल दोनों चेंज कर सकती हैं। जैसा कि गर्ल्स आजकल फंकी लुक अपनाना पसंद करती हैं, ऐसी गर्ल्स को मल्टीपल रिंग्स अपनानी चाहिए, क्योंकि ये एक साथ कई उंगलियों में रिंग्स पहनने का स्टाइल फंकी लुक के साथ अच्छा लगता है। आप स्पाइरल रिंग्स भी ट्राई कर सकती हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पार्टी में जा रही हैं और वहाँ पर आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रही हैं, तो फिर आप स्पाइरल रिंग्स भी ट्राई कर सकती हैं। ये आपको एक परफेक्ट लुक देती है, क्योंकि स्पाइरल रिंग्स पूरी उंगली को कवर करने वाली होती है। ये रिंग्स मिडिल या रिंग फिंगर में पहनी जाती है और ये आपके हाथों को खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक शानदार लुक भी देती है। स्टाइलिश और फंकी लुक के साथ आप थंब रिंग्स भी ट्राई करें। ये भी आपकी उंगलियों को काफी सुंदर बनाने में मदद करेगी, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करना भी ना भूलें। कहते हैं अगर उंगलियों में रिंग्स की नजाकत हो तो सुंदरता और प्यार दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपने खूबसूरत हाथों की खूबसूरती को रिंग से 4 गुना बढ़ा सकती हैं। अगर आप चाहें तो डिफरेंट टाइप्स ज्योमेट्रिकल डिजाइन वाली रिंग भी पहन सकती हैं। ये भी आपको फंकी लुक भी देगी और आपको स्टाइलिश भी बनाएगी। ज्योमेट्रिकल रिंग आप वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ कैरी करें। ये आपके लुक के साथ सूट करेगी और आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाएगी। रफ एंड टफ लुक के लिए स्पाइक रिंग भी पहन सकती हैं, जैसा कि आप देख रही हैं। अगर आप आरसी रिंग पहनना पसंद करती हैं, तो क्या आपको पता है इस रिंग को रानियां पहनती थी। इसके बीचों बीच एक शीशा लगा होता था। ब्राइडल लुक के साथ बहुत सारी हेवी रिंग्स पहनना समझदारी नहीं है। अपने लुक को कॉम्प्लीमेंट करती हुई सिर्फ 1 या 2 रिंग्स ही पहनिए। और अगर आप रेड कारपेट लुक अपना रही हैं और स्टेटमेंट ज्वेलरी पीस के रूप में रिंग पहनना चाहती हैं, तो अपनी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करती हुई बड़े आकार के रिंग चुनें। दूर से ही नजर आने वाली ये रिंग इन दिनों काफी ट्रेंड में है। अगर आपने एक हाथ में डायमंड रिंग पहनी है तो दूसरे हाथ में कुंदन रिंग ना पहने। ऐसी पोजीशन में दूसरे हाथ में कलर्ड स्टोन रिंग पहनना ठीक रहेगा। आप अपनी ड्रेसिंग को अपनी उंगलियों की नजाकत से और परफेक्ट बनाएं और बन जाएं किसी भी पार्टी की परफेक्ट क्वीन। तो ये थी हमारी स्टाइल एक्सपर्ट की सलाह। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। आपको बाय बाय करने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए और हमारे ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भेज सकते हैं। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। तब तक के लिए स्टाइल में रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।